हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट बहुत डिटेलिंग के साथ, फुल मैपिंग के साथ चारों ऑप्शन को कवर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर कराया है। और दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड का पहला प्रैक्टिस सेट और दूसरा प्रैक्टिस सेट, जो कि पहला जो है इतिहास से और दूसरा जो है ज्योग्राफी से संबंधित था, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से विद मैपिंग के साथ कवर कराया है। और अब ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट है, इसमें पूरे का पूरा पॉलिटी आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 1.5 घंटे का लगभग सेशन होगा और इसमें आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी लगभग रिवाइज हो जाएगी। और दोस्तों इसके पहले भी हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट खुद के जीएस के अपलोड कर दिए हैं और 7 प्रैक्टिस सेट हिंदी के अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप लोगों के लिए मस्ट है देखना। और आप लोग किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो ये जीएस का सेक्शन है, जीएस तो हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये जीएस के प्रैक्टिस सेट हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। चाहे आप पीसीएस की कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, एसएससी जीडी, पुलिस कांस्टेबल, टेट, यूपी टेट, सी टेट, चाहे जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें जो है आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए। ठीक है, आवश्यक इसलिए भी होता है क्योंकि इसको हम कई तरीके से रिवाइज भी करा देते हैं। जैसे पिछले प्रैक्टिस सेट का कोई क्वेश्चन आगे मिलता है तो पूरा रिवाइज करा देते हैं और इधर उधर की सारी चीजें करके रिवाइज करा देते हैं। तो आप जितने भी प्रैक्टिस सेट करेंगे उसका सब का रिवीजन हम यहीं पर करा देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इसका प्रिंट थोड़ा सा हल्का है, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन होगा। बाकी जो बोलेंगे आप लोगों को सुनते रहना, सबका नहीं मतलब प्रिंट गड़बड़ है, कुछ क्वेश्चंस का प्रिंट गड़बड़ है दोस्तों। ठीक है, इतना आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? तो राज्यपाल के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष न्यूनतम आयु उसकी होनी चाहिए दोस्तों। और उसका जो है अनुच्छेद योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 157 में है दोस्तों उसकी योग्यता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल से संबंधित है? मतलब अटॉर्नी जनरल से संबंधित मतलब महान्यायवादी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 76 है दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेद 56 क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 98 क्या है दोस्तों? संसद का सचिवालय दिया गया है इसमें। ठीक, संसद का सचिवालय है। और अनुच्छेद 89 में क्या है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन है। अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, अगर ऑप्शन में आए हैं तो चारों ऑप्शन हम लोगों को इसी तरीके से कवर करना होता है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की कार्यपालिकाई शक्ति राज्य है, यहाँ पर राज्यपाल नहीं है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 154 में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 157 में क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 151 में क्या है? हम लोग पढ़ते होंगे 148 से 151 तक कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ चुके लेकिन दूसरे तरीके से पढ़े हैं। कैसे पढ़े हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद होगा, प्रयागराज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। अब विधानसभा सीटों का निर्धारण कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कहां पर है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां होगा? प्रयागराज, इलाहाबाद में होगा। जाहिर सी बात है कि नहीं? अंडरस्टूड है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों कोई नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल सीटों का जो आरक्षण का प्रावधान है 86 है दोस्तों। ठीक है, और इसमें 84 दोस्तों एससी की सीटें हैं और 2 सीटें किसकी हैं? एसटी की हैं। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बता चुके थे, जिसमें 2 सीटें ये दोनों की दोनों कहां की हैं? सोनभद्र में है दोस्तों। ठीक है, आरक्षित, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। ठीक, सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत के सदस्य, सही बात है दोस्तों। ठीक है, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और मध्य स्तर का भी जो अध्यक्ष होता है उसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जो ग्राम प्रधान होता है उसका चुनाव कैसे होता है? उसका प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम ही लोग तो वोट देते हैं प्रधान को अपने, ठीक है नहीं? तो प्रत्यक्ष होता है प्रधान का। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा होता है। ये गलत बात है दोस्तों, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा, अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दिए यहीं पे, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल और केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 7th है, निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन पूछा है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन आई 243 आई है। अब अच्छा 243 देखिए 243 आई और वाई है। आई का मतलब क्या हो गया, पंचायतों के लिए वित्त आयोग, और वाई का मतलब क्या हो गया, नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहीं से आपका क्लियर कर लेना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो क्या हो गया, अनुच्छेद 243 आई वाई में क्या है, वित्त आयोग है। ठीक, 8th है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 में अधिनियमित किया गया। ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है, अभी बताते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता के द्वारा किया जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा 1959 अगर हम लोगों को याद करने में दिक्कत है तो यहां से हम एक चीज जोड़ सकते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी। ये तो पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन है, ये आसान सी बात है। ठीक है, और नहीं पता होगा तो ये भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, पंचायती राज की व्यवस्था सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। अब 1959 में नागौर जिले में की गई थी तो मतलब पूरे देश में माहौल बन रहा था पंचायती राज स्थापित करने का। ठीक है, तो उसी संबंध में उत्तर प्रदेश ने भी नगर निगम अधिनियम वर्ष 1959 को बनाया था, अधिनियमित किया था। ठीक है, ये ध्यान देना है। और मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, तो इसका दोनों आंसर सही होगा। ये भी स्टेटमेंट पहले बता चुके हैं कि मेयर का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जब मेयर चुना जाता है तो 2 वर्ष तक, चुने जाने के 2 वर्ष तक उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 9th क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 160 स्वीकृत संख्या है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जितने न्यायाधीश हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था हाई कोर्ट अधिनियम 1861 के तहत, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किया गया था 1866 में। और कौन किया था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और इसका ये तब था, फिर 1869 में, ये पहले आगरा में था। ठीक है, आगरा में 1866 में स्थापित किया गया था, फिर 1869 में इसको दोस्तों इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, और फिर 1919 में इसका नाम ही रख दिया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोस्तों। ठीक, ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित ये चीजें हमको ध्यान देनी है। 1861 हाई कोर्ट अधिनियम आया था, उसके तहत 86 में गठन हुआ था, 1869 में इलाहाबाद में आ गया था, और 1919 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय नामकरण कर दिया गया था, और 1866 उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आया, और इसी के 100 साल बाद 1966 दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। पहले के सेशंस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिवीजन इसी तरीके से होता है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का जो गठन किया गया था, ये जो केंद्र का मानवाधिकार अधिनियम आया था 1993 आया था, और इसी की धारा 21 के तहत जो है सभी राज्यों में मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की गई थी। और जो उत्तर प्रदेश का राज्य मानवाधिकार आयोग है उसमें 1+2 सदस्य हैं, मतलब टोटल 3 सदस्य हैं, जिसमें एक सदस्य न्यायिक होगा और 2 ये एक जो अध्यक्ष होता है वो न्यायिक हो सकता है, और 2 जो सदस्य होते हैं वो गैर न्यायिक सदस्य भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। 11th क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण है उसके बारे में बताना है। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से धन की निकासी की जाती है, सही स्टेटमेंट है, कई बार बता चुके हैं। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के तहत जब पास होता है तभी संचित निधि से धन की निकासी की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट, अनुपूरक अनुदान और लेखा अनुदान के द्वारा सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण किया जाता है, ये भी सही है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। अनुपूरक अनुदान हमारे संविधान के अनुच्छेद 115 में है, और लेखा अनुदान दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 116 में है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। अच्छा, 115 में जो अनुपूरक अनुदान है ये क्या होता है, अनुपूरक का मतलब क्या होगा, पूरक का मतलब क्या होगा, पूरा करने वाला, मतलब अधूरा है उसको पूरा करने वाला। तो पूरा कब करेगा, लास्ट में पूरा करेगा, शुरुआत में तो पूरा नहीं करेगा, लास्ट में पूरा करेगा। अच्छा, तो अनुपूरक अनुदान क्या हो गया, यहां से हो गया जैसे बजट पास होता है, बजट पास होता है, कुछ खर्चे निर्धारित होते हैं। अब साल मान लीजिए बीत रहा है और पैसा पहले ही खत्म हो गया। अब पैसा पहले ही खत्म हो गया तो बचे महीनों में या बचे समय में
खर्चा कैसे चलेगा? तो उस खर्चे को चलाने के लिए एक बजट प्रस्तुत किया जाता है, एक अनुदान लाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? अनुपूरक अनुदान। दोस्तों हर वर्ष जो है बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, तो बजट दोस्तों साल भर के लिए प्रस्तुत होता है। मान लेते हैं किसी समय जो है बजट जो है पहले ही खत्म हो जाता है, जो हम लोगों को पैसा अलॉट होता है, पैसा जो सरकार आवंटित करती है वो पहले ही खत्म हो जाता है। तो बचे हुए समय में हमको खर्चा कैसे चलाना है उसके लिए अनुपूरक अनुदान आता है, कि पूरा करने वाला अनुदान आता है अनुपूरक। मतलब अनुपूरक अनुदान हमेशा बाद में आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना अनुच्छेद 115 के अंतर्गत। और दोस्तों जो लेखा अनुदान होता है अनुच्छेद 116 के तहत, ये चुनाव के समय आता है। मान लीजिए अभी मई में चुनाव होगा, ठीक है, और अप्रैल तक क्या हो गया? अप्रैल तक वित्तीय वर्ष खत्म हो गया, है कि नहीं? मार्च तक वित्तीय वर्ष खत्म हो गया। अब जो 2-3 महीने का समय होगा वो कैसे चलेगा? उसके लिए क्या आता है? लेखा अनुदान आता है दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और ये अधिकतम 2 माह के लिए आ सकता है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? तो 1919 अधिनियम दोस्तों हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास कर चुके हैं और उसमें पूरा का पूरा चीजें बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इन सब चीजों को कवर किया है दोस्तों। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस क्लास को जरूर जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये सेकंड है, 12th क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के संदर्भ में बताना है। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होती है, सही स्टेटमेंट है। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, ये गलत बात है। मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन, ये जिसको पृथक प्रतिनिधित्व कहा जाता है, वो 1909 में आया था, ठीक है। और तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का स्थानांतरण, सही बात है, क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। तो दूसरा नहीं होगा तो पहला और तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 13th है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है, इसमें दी गई किस अधिनियम पर आधारित है? तो शक्तियों का वितरण दोस्तों 1935 भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 14th क्वेश्चन है, भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत होता है? तो अवश्य मतलब स्थगन प्रस्ताव अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना होता है। मतलब मान लीजिए कोई संसद का सत्र चल रहा है, वहां पर कोई कार्यवाही चल रही है, बहस हो रही किसी चीज पर, तो स्थगन प्रस्ताव उस कार्य को स्थगित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा कि राष्ट्र में, देश में या कहीं पर भी कोई एक अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व का कोई मामला आ गया है जिस पर बहस करना बहुत ही आवश्यक है, उस संदर्भ में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। 15th क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है और क्या बताना है, इनमें से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे थे पूरा बताए थे गांधीवादी सिद्धांत पर क्या क्या आधारित है, पश्चिम विचारधारा पर कौन कौन सी चीजें आधारित हैं और समाजवादी विचारधारा पर कौन कौन से डीपीएसपी के प्रावधान दिए गए, बहुत डिटेलिंग के साथ बता दिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है। अभी तक जितने भी क्लासेस हमने लिए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट जो है ध्येय आईएएस के, 5 प्रैक्टिस सेट खुद के और जो है इनके प्रैक्टिस सेट जितने भी कर चुके हैं, उसमें जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं गया है दोस्तों, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो देखते हैं, भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 44। ये दोस्तों गांधीवादी संकल्पना नहीं है, ये पश्चिमी संकल्पना है या उदारवादी संकल्पना है, ठीक है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना अनुच्छेद 40 में है, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 में है, ये भी गांधीवादी संकल्पना पर आधारित है, ठीक है। चौथा है, सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर व सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये दोस्तों नहीं है, ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 दोस्तों, ठीक। 16th क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं जब पॉलिटी का थ्योरी और एमसीक्यूज और वन लाइनर लगाए थे, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण मंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं। लोकसभा को हटाया जाता है संसद के मतलब लोकसभा के बहुमत के आधार पर हटाया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, यह भी गलत है। यह सिर्फ और सिर्फ मंत्री के लिए है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चुने हुए सदस्यों में से ही चुना जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक।
लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ऐसा नहीं है कि किसी को भी लोकसभा का अध्यक्ष बना दो, फिर 6 महीने तक उसको जो है 6 महीने के भीतर उसको जो है संसद का सदस्यता ग्रहण करने में, ऐसा नहीं है। जो संसद के सदस्य चुने जाएंगे, जिनको सांसदीय हम लोग चुन के भेजते हैं ना, उन्हीं में से कोई ना कोई लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है, वह अगर इस्तीफा देना चाहता है तो इस्तीफे का पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ये तो सही स्टेटमेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल और केवल 3 सही हो जाएगा। ठीक। 70 है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में सभी पद जो होंगे वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होंगे, या मतलब वंशानुगत नहीं होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, वंशानुगत नहीं होंगे। निर्वाचन होगा, नियुक्ति होगा, ये सब चीजें होंगी, वंशानुगत लेकिन नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा गणतंत्र। मतलब जो भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, या वो निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। 18 है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सफल निर्वाचन कहां से हुआ, तो बंगाल से हुआ था। उनका सफल निर्वाचन दोस्तों बंगाल से हुआ था, लेकिन इस समय वो जहां से चुने गए थे, इस समय वो बांग्लादेश में है। ठीक है, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद उनका जो चुनाव हुआ था वो कहां से हुआ था, बॉम्बे से हुआ था, मतलब मुंबई से हुआ था। एमआर जयकर की स्थान पर हुआ था। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, एमआर जयकर के स्थान पर हुआ था। ठीक। 19 है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिसीमन आयोग को देश या किसी राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति को सौंपा गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 की जनगणना परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया है। यह भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो परिसीमन आयोग बनाया गया है अभी तक 4 बार बनाया गया, 1952, 63, 73, 2002 दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 20th क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, विषय और अनुच्छेद बताना है दोस्तों। ठीक। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, ये सही सुमेलित है। लोक लेखा समिति दोस्तों 266 में है, ये भी सही सुमेलित है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अभी ऊपर आया था, बता चुके थे, अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो पहला, दूसरा, ये चौथा हो गया। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोस्तों 3rd नंबर पर है, तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, अनुच्छेद 338। तो 1, 2, 4, 3 सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से है। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से इसको पूरे मूल कर्तव्य बता डाले हैं, 11 के 11 याद हो गए होंगे अगर आप लोगों ने उसको सुना होगा। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया है उसको। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में निर्धारित नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से कौन से हैं। तो हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये है दोस्तों। कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से बचाना, ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, दूसरा नहीं है इसमें। वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना को विकसित करना, ये भी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ये भी है दोस्तों। तो इसका 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है। 22nd है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहली अनुसूची राज्यों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, ये सही है। तीसरी अनुसूची शपथ है, ये भी सही है। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन, ये गलत है। ये प्रावधान 6ठी अनुसूची में है। ठीक है, और 5वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। ठीक है, तो 5वां गलत पूछा है, तो गलत ही इसका आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दा से 10वीं, दा से दल बदल है, ठीक है नहीं। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, मतलब दल बदल से संबंधित अयोग्यता का प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में। ठीक है। 23rd है, राज्य नीति निदेशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है। सही स्टेटमेंट है। नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी दोस्तों सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, लेकिन मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी अदालत के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, ये भी सही है। अनुच्छेद 37 के तहत कहा गया है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, मतलब वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक। 24 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूजन होता है भारत के राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में। इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं कि संविधान का संरक्षक, तो संविधान की व्याख्या करने का काम कौन करता है, न्यायालय करता है, न्यायपालिका करती है। और हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, न्यायालय करता है।
तो इन दोनों चीजों से हम रिलेट करके जो है यहां पर सर्वोच्च न्यायालय इसको हम मान सकते हैं, या है ही क्या, मान क्या सकते हैं, है कि नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर होता है। 25वां है, निम्नलिखित में से कानपुर नगर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली कब से लागू की गई दोस्तों? तो ये दोस्तों मार्च 2021 से लागू की गई। ठीक। 26वां क्वेश्चन है, आतंकवादी हमलों से निपटने हेतु उत्तर प्रदेश में एक कमांडो ट्रेनिंग स्कूल कहां बनाया गया? तो अनौरा लखनऊ में बनाया गया है। ठीक। 27 है, निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभ देव का हुआ था, और इसको याद करना है। कुल अयोध्या में 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। कौन कौन से? 1 2 का 4, 1 2 4, उसके बाद आ जाते हैं 5, 1 2 का 4 महीने में लखन नहीं, 1 2 4 5 और 14 आ जाते हैं दोस्तों। 1 हो गए ऋषभ देव, 2 हो गए अजित नाथ, 4 हो गए अभिनंदन नाथ, 5 हो गए सुमित नाथ, और 14वें हो गए अनंत नाथ। दोस्तों अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अयोध्या है, संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो ही रहा है, तो पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पक्षी क्रौंच या सारस है, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष पीपल नहीं है, राजकीय वृक्ष दोस्तों अशोक का वृक्ष है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तो नहीं है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल, सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है। ठीक है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला ललितपुर, ये भी सही है। ठीक है, और चौथा है, उत्तर प्रदेश में लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य झारखंड नहीं है, सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 0.6% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। 31 बताना है, जनगणना 2011 के तहत उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है। दोस्तों गौतम बुद्ध भी नहीं बदल पाए इसको, है कि नहीं? गौतम बुद्ध ने तो बहुत सारी शिक्षाएं दे दी, सबसे ज्यादा शिक्षा गौतम बुद्ध ने कहाँ दी? श्रावस्ती में दी, और सबसे पहली शिक्षा ऋषिपत्तनम सारनाथ। ठीक है, ये ध्यान देना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, ये भी सही है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, ये भी सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर नहीं है दोस्तों, जौनपुर है दोस्तों। क्या है? जौनपुर। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक। 32वां है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई, हर जुलाई का पहला सप्ताह दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मतलब 1 से 7 जुलाई। ठीक। 33वां है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना। बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में, इसे मूल रूप से सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के काम काज की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों 1952 में आया था, और राष्ट्रीय विस्तार योजना 1953 में आया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इस समिति की प्रमुख सिफारिश थी, सही स्टेटमेंट है, तो इसका दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। 34 है, 34 है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को पूर्वी भाग प्रयागराज से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा बनाए जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे योजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, शाहजहांपुर है इसका। ठीक है, और ये भी देखना है हम लोगों को, मेरठ से और प्रयागराज से कुल 12 जिले लग रहे हैं, और प्रयागराज है तो 12 जिला, प्रयागराज का 12 एकदम सेट हो गया है कि नहीं? 12 विधानसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या है, और मेरठ से प्रयागराज तक जो है कितने जिले पड़ रहे हैं? 12 जिले, जहां से गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रही है। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा का विचार 1934 में किसने रखा? तो एम एन रॉय ने रखा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अपने थ्योरी की क्लास में भी। ठीक है। 36 है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष की? 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से की थी। ठीक है, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। 37 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य कैसे थे? निर्वाचित, नामांकित, कुछ निर्वाचित थे और कुछ नामांकित थे दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, किस घटना को कब स्वीकार किया गया था? ठीक, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मई 1949 में स्वीकार किया गया था, तो पहले का 4 हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, तो इसका 3 हो जाएगा, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
और ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोस्तों दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। ठीक है। 39 है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, घटना और स्वीकार करने की तिथि। तो दोस्तों इसमें भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चुनाव की तिथि, तो संविधान सभा की जब आखिरी बैठक हुई थी तब इनको चुना गया था राष्ट्रपति के रूप में। तो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। या तो 1 हो जाएगा या तो 2 इसका आंसर होगा। ठीक है। संविधान सभा का अंतिम सत्र भी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुआ था, अभी बता दिए। तो इसका भी या तो 1 या तो 2 हो जाएगा, मतलब पहले में या पहला दूसरा या तो मतलब ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 29 अगस्त के दिन ही खेल दिवस मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। तो सी का दोस्तों 4 हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसका आंसर सी का 4 हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसका आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और संविधान के प्रथम प्रारूप का प्रकाशन फरवरी 1948 में किया गया था दोस्तों। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है संविधान समितियों के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का मिलान करना है और समितियां और उनका नेतृत्व किसने किया है। ठीक है। तो संघ शक्तियां और संवैधानिक और राज्य समिति, जहां भी संघ आएगा वहां जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे दोस्तों। तो पहले का 4 हो जाएगा और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो प्रांत जहां आ जाएगा वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। प्रारूप समिति दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रक्रिया एवं संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहां पर एक चीज ध्यान देना है, प्रक्रिया एवं संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे और एक पूछता कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, मतलब के एम मुंशी जी थे। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है यह कथन किसने दिया कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश की एक दलीय निकाय थी। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया है दोस्तों। ठीक है। 42 क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो भारत की प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। और कनाडा के संविधान से हमारी संघीय व्यवस्था ली गई है। ठीक है। और ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है और आयरलैंड के संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब लोगों को पता होगा, नीति निदेशक तत्व है कि नहीं, ये तो सबको पता होगा। पॉलिटी का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है। और देखिए आयरलैंड के संविधान से 2 चीजें और ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल वाली प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से, ये वाली प्रणाली भी आयरलैंड के संविधान की गई है। ठीक है। ये ध्यान देना है। 43 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया था, प्रभुत्व संपन्न नहीं जोड़ा गया था। और दोस्तों एक हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता भी नहीं जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था। ठीक है। ये ध्यान देना है। 44 है निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया। तो प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये जो न्याय व्यवस्था है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूस के संविधान से प्रेरित है। अब भूल जाते हैं हम लोग न्याय मतलब जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार के न्याय हैं। तो 3 प्रकार के न्याय। एक इसमें 3 शब्द 3 अक्षर है, 1 2 3, तो 3 हो गए। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। स्वतंत्रता 5 है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है। तो कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार के न्याय है और 2 प्रकार की समानता है। दोस्तों समानता 2 ही में होती है कि नहीं, हमारे आप में, महिला पुरुष में, है कि नहीं। 2 ही में समानता की बात हम लोग करते हैं, महिला पुरुष में समानता हो तो 2 प्रकार की समानता, लेकिन महिला पुरुष में नहीं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है यहाँ पर। ठीक है। 45वां है लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक की व्यापक समझ का अर्थ क्या है। लोकतांत्रिक का व्यापक अर्थ क्या है? केवल राजनीतिक लोकतंत्र, केवल सामाजिक लोकतंत्र, केवल आर्थिक लोकतंत्र, उपयुक्त सभी है। अच्छा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र डीपीएसपी से मिलता है हम लोगों को, और राजनीतिक लोकतंत्र फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से मिलता है। ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। 46 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करता है। मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन किसको? पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो अनुच्छेद 39 का डी आ जाता है दोस्तों। ठीक है। डी से दोनों, और दोनों कौन? महिला और पुरुष।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम आपको कई बार बता चुके हैं, पॉलिटी की क्लास ले रहे थे तब भी बता चुके हैं। 39A में क्या है, ए में आजीविका के समान, ए से आजीविका हो गई, ए से। बी में भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, बी से भौतिक हो गया, बी से भौतिक। सी में 39C में क्या है, आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सी शक्ति, शक्ति है कि नहीं, हिसिंग साउंड आ रहा है, तो सी से शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। डी से दोनों, डी से आ रहा है दोनों, दोनों कौन, महिला पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ई से स्वास्थ्य की रक्षा करना है, 39E में स्वास्थ्य की रक्षा करना। और 39F में क्या है, एफ एक शब्द होता है इंग्लिश में, एफ से फक, फक का मतलब होता है शोषण, शोषण से बच्चों की रक्षा करना या शोषण से नागरिकों की रक्षा करना, तो एफ आ जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग ध्यान देना है, इसी तरीके से बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी क्लास जाके जरूर देखिए, पूरी की पूरी पॉलिटी आपको रिवाइज हो जाएगी, पूरी जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगी दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान तरीके से उसको समझाया गया और किस तरीके से पढ़ा जाता है ये भी बताया गया। ठीक है, अच्छा 38 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सहायता करेगा, मतलब प्रयास करेगा कि लोक कल्याणकारी व्यवस्थाएं फैले, इसके लिए राज्य प्रयास करेगा, अनुच्छेद 38 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 38 में ये चीज है। अनुच्छेद 325 में क्या है, निर्वाचन आयोग आ जाता है। अनुच्छेद 325 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। निर्वाचक नामावली में नाम रखते समय धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और हम लोग अनुच्छेद 15 में क्या पढ़े हैं, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यहां जन्म स्थान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर निर्वाचक नामावली में नाम रखना है तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। मतलब अगर आप कहीं और के हैं तो केरल में नहीं जाके कह सकते कि हमारा निर्वाचक नामावली में नाम लिखो, है कि नहीं, तो मतलब वहां पर जन्म स्थान नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 326 में क्या है, वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष कर दिया गया, पहले कितना था, 21 वर्ष। इस संविधान संशोधन में 61 संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इंपॉर्टेंट, ध्यान देना ये सारी चीजें। 47 निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बेरूबारी यूनियन केस 1960 में कहा गया था कि इस प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, 48 आ जाता है, संघ और उसके क्षेत्र का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसका निम्नलिखित संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में निहित है। सही बात है, संविधान के भाग 1 में है ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 5 तक संघ और उसके क्षेत्र को समर्पित है। गलत बात है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 से 4 अनुच्छेद तक है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। 49 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भारत का राज्य क्षेत्र उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है, भारत उसके राज्य क्षेत्र हैं। वे क्षेत्र जो भारत द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जा सकते हैं, ये भी है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ये नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये अनुच्छेद 2 में है, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। ठीक है, 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देता है। नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना तो अनुच्छेद 2 में है दोस्तों। पहले में क्या है, पहले में भारत और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, दूसरे में हो गया नए राज्यों का प्रवेश हो गया। तीसरे में क्या, भारत में स्थित जो राज्य है उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, क्षेत्रफल को घटाना बढ़ाना, ये हो गया। और 4 में क्या है दोस्तों, ये जो पहले और दूसरे और तीसरा जो संविधान जो परिवर्तन किया जाएगा उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और क्या कहा गया है कि प्रथम, पहली और चौथी अनुसूची में जो परिवर्तन होगा उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई राज्य की सीमा परिवर्तित हो रही है तो मतलब 2 राज्य बन रहे हैं। अब जब 2 राज्य बनेंगे तो राज्य 1 का नाम किसमें जुड़ेगा, अनुसूची 1 में राज्य का प्रवेश हो जाएगा। और 4 में, अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो उसमें से कुछ राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी तो जाएगा। तो मतलब अनुसूची 1 में भी परिवर्तन होगा और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। अभी ऊपर बता चुके हैं इसी क्वेश्चन में। और ऐसा करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है। ठीक है, और 1, 2, 3 अभी पता ही चल गया आप लोगों को। 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने से संबंधित है। तो 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था।
और 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 में। इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 53rd है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है? जैसे ये आ जाए तो 15, 16, 19, 29, 30 लिख देना है। ये किसको मिला है? ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिला है, ठीक है। तो 15, 16, 19, ये 30 नहीं है, यही मिल गया 20। 20 किसको मिल गया? भारत और विदेशियों दोनों को मिल गया, ठीक है। मार के तो खट से आगे बढ़ गए। 50 बार बता चुके हैं पॉलिटिक्स क्लास में ये हम, ठीक है। अगर नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा, पॉलिटिक्स एक एक चीज रट जाएगी आपको, ठीक। अनुच्छेद, अब क्योंकि एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। पढ़ चुके हैं अभी ऊपर। अच्छा, इसका क्रम भी यही होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रम भी पूछ लेता है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक, इंपॉर्टेंट है। 16 में सरकारी नौकरियों में समानता है। 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। 54 है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 11 बताना है, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से भारत आए तो ये अनुच्छेद 6 में है। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 में है दोस्तों, ये ठीक है। स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना, व्यक्ति नागरिक नहीं होगा भारत का, यह अनुच्छेद 9 में है। संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है, यही आंसर हो जाएगा 11, अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है। इसीलिए नागरिकता संघ सूची का विषय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। और अनुच्छेद 8 में क्या है कि जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के संबंध में जो अधिकार है वो किसमें है? अनुच्छेद 8 में है, ठीक है। 55 है, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय योग्य है, सही स्टेटमेंट है। न्याय योग्य मौलिक अधिकार होते हैं, इनको न्यायालय से लागू कराया जाता है, ठीक है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकारों से अधिक विस्तृत है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। सामाजिक और आर्थिक विचार को बढ़ावा देने का कार्य नीति निदेशक तत्व करते हैं, डीपीएसपी। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यही गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ये तो हमसे मॉक इंटरव्यू में पूछा था जब पीसीएस का हम इंटरव्यू दे रहे थे। 56 है, अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटी कृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं निलंबित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब भी आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है, और अनुच्छेद 20 और 21 तो कभी निलंबित हो ही नहीं सकते। तो मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब भी आपातकाल लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 19, 20, 21 कभी निलंबित नहीं हो, ठीक, ये ध्यान देना है। 57 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है? तो 12, 3, 36, 12 और 36 दोनों में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, ठीक है। और 11 में क्या, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। 13 में क्या है, हम लोग पॉलिटिक्स क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं कि यदि कोई संसद या विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाती है कि वो मौलिक अधिकारों को शून्य या सीमित करती है तो बनाया गया कानून उसी सीमा तक शून्य व अवैध घोषित हो जाएगा जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ये हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण की बात की जाती है, ठीक है। 58 है, सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में किया गया है। और अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, ठीक है, ये ध्यान देना है। 16 में क्या है, सरकारी नियोजन में अवसर की समानता है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत करना है, ठीक है। 59 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की गारंटी किसके तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 20 के तहत दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में क्या है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में क्या है, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मतलब जीवन का अधिकार है, निजता का अधिकार आ जाता है। अनुच्छेद 22 में क्या, मनमानी गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण है, ठीक है, ये चीजें हैं। 60 है, निम्नलिखित में से किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति की गारंटी किसके अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत दी गई है। 27 के अंतर्गत दी गई है कि धर्म पर जब आप पैसा खर्च करेंगे तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन है।
अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षण संस्थानों में, जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें धार्मिक शिक्षा किस रूप में दी जाएगी उसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 29 में क्या है कि सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा दोस्तों, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार में बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तो फर्जी आ रहा है यहाँ पर, हम बोले हैं आपसे कि हमारा आप सेक्शन अगर कर लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं उससे बाहर जाएगा, चाहे कोई भी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा की व्यापक व्याख्या करता है? तो मेनका गांधी केस 1978, ये भी बता चुके हैं अच्छे से। और इसमें क्या कहा गया है कि पहले अनुच्छेद 21 में क्या था, जीवन जीने का अधिकार था। अनुच्छेद 21 मतलब मेनका केस में क्या कहा गया कि जीवन जीने का अधिकार तो है, लेकिन गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने का अधिकार भी मौलिक अधिकार होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और उसी के तहत विदेश यात्रा के अधिकार को भी शामिल किया गया, ठीक। 62 आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की परिभाषा के अंतर्गत आता है? बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं, केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेदों में मिलता है बस, और कोई अल्पसंख्यक का प्रावधान नहीं मिलता, ठीक। 63 है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों ये बताना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के और सामान्य कानून के साथ सामान्य कानून के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सही स्टेटमेंट है, हम लोगों ने इसकी एक्स्ट्रा क्लास लेके पॉलिटी में हमने ये बताया था दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार कितना है और उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार कितना है, एक अलग से टॉपिक लेकर के बताया इसको क्लास। बी है, सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर या केवल क्षेत्राधिकार के बाहर रिट जारी कर सकता है यदि कार्यवाही का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है। ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है, लेकिन गलत वाला पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है दोस्तों, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक। डी है, रिट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, इस कथन की पूर्ति जो है, ये कथन के बारे में ये बता रहा, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा, पहला स्टेटमेंट, सर्वोच्च न्यायालय को केवल और केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार और सामान्य कानून दोनों में है। तो रिट क्षेत्राधिकार का अधिकार किसके पास ज्यादा है? उच्च न्यायालय के पास ज्यादा हो गया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास केवल और केवल मौलिक अधिकारों पर ही रिट जारी कर सकती है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 64 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है? तो मार्शल लॉ के दौरान दोस्तों अनुच्छेद 34 निलंबित करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। अनुच्छेद 31 में क्या है? अनुच्छेद 31 में हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 19(1) का F और अनुच्छेद 31 दोस्तों संपत्ति के अधिकार हैं, और इनको जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 का में भाग 12 में वित्त संपत्तिवाद और संविदाओं के तहत शामिल कर दिया गया, और जो कि मात्र यह विधिक और कानूनी अधिकार रह गए, ठीक है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 33 में दोस्तों सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के बारे में संसद कानून बना सकती है। मतलब 34 और 33 में देखिए क्या है, 34 में मार्शल लॉ लगता है, मार्शल लॉ के दौरान नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है, नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 33 मतलब आम जनता के मौलिक अधिकारों में कटौती अनुच्छेद 34 के तहत जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तब होती है, लेकिन अनुच्छेद 33 के तहत सुरक्षा बलों के अधिकारों के कटौती कर दी जाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। 65वां है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 में है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 26, तो इसका चौथा हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा, अनुच्छेद 29, तो सी का 1 हो जाएगा, ये भी बता चुके हैं। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था इसको, तो 3 4 1 2 इसका आंसर कहां है? 3 4 1 2 डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 66 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उनकी प्रकृति और विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये बी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक।
67 क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अद्वितीय विशेषता वाला माना गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निदेशक तक तो यहाँ पर हमको मानना है। हम लोग यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, मतलब अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, तो हम लोग मौलिक अधिकार से कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको बताना है हमारे संविधान की अद्वितीय विशेषता के बारे में उन्होंने डीपीएसपी को कहा, क्योंकि डीपीएसपी क्या होता है, राज्य के सरकार के कर्तव्य का निर्धारण करता है। तो ये एक अद्वितीय विशेषता है, सरकार के कर्तव्यों को आरोपित करता है। ठीक है, कि सरकार समाज के लिए, जनता के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रयास करेगी दोस्तों। ठीक है, ये हमको ध्यान देना है। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का उद्देश्य है, आर्थिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है दोस्तों। राजनीतिक लोकतंत्र फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार। ठीक है, ये हो जाएगा। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? समाजवादी अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, ये समाजवादी उद्देश्य है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व, जिसमें अनुच्छेद 39A आजीविका के समान अवसर, अनुच्छेद 39B भौतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण, अनुच्छेद 39C अर्थात आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण, अनुच्छेद 39D दोनों पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39E नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, अनुच्छेद 39F बच्चों बालकों को शोषण से रक्षा करना दोस्तों। तो ये भी समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। और क्या पूछा है? समाजवादी विचारधारा पर आधारित नहीं पूछा है। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है दोस्तों, तो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और यही नहीं पूछा है। और अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। और वो कौन सी दशाएं हैं? बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, वृद्धावस्था, है कि नहीं, विकलांगता, दिव्यांगता, ये 4 स्थितियां हो जाती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 41 में तो ये हो जाता है। 70 है, गरीबों का समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में निहित है? तो गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 कैपिटल ए में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपी में कुल 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन कौन सा? अनुच्छेद 39 है, और इसी में 4 जोड़ देंगे अनुच्छेद 43 है, और इसी में 5 जोड़ देंगे अनुच्छेद 48 है। एक रीजनिंग लग गई है कि नहीं? रीजनिंग है, मतलब अनुच्छेद 39 कैपिटल है, 4 जोड़ेंगे अनुच्छेद 43 कैपिटल है, 5 जोड़ेंगे अनुच्छेद 48 कैपिटल है। ठीक है, ये हो गई। और चौथा कौन सा है? 39F, अभी बताए थे 39F बच्चों और बालकों को शोषण से उनकी रक्षा करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है, और कुल हमारे नीति निदेशक तत्वों में 4 संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, ये पहले की क्लासों में बहुत फुल डिटेल के साथ टेस्ट सीरीज में ही बता चुके हैं। जाके टेस्ट सीरीज पूरा रिवाइज करिएगा दोस्तों, एग्जाम के पहले तक 2-3 बार रिवाइज करिएगा, पूरी की पूरी आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए एग्जाम। 71 है, सर्वोच्च न्यायालय में किस फैसले में कहा गया कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं और संसद के पास उनमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है? मतलब मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर ही नहीं सकती। अनुच्छेद गोलकनाथ केस 1967 में ये चीज कही गई थी दोस्तों। ठीक है, और केशवानंद भारती 1973 में कहा गया कि संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों का, मौलिक ढांचों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? अभी ऊपर पढ़ चुके अनुच्छेद 40 है दोस्तों। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, अनुच्छेद 48 और 48 में क्या है? पर्यावरण, वन्य जीव है दोस्तों, है कि नहीं, दुधारू पशुओं की हत्या का रोक है। ठीक है, 51 में क्या है? 51 में दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 में जैसे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है। और वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया? महाउपनिषद से लिया गया है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? महाउपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, 73 है, स्वर्ण सिंह समिति ने निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्य सुझाए थे, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 42वें के द्वारा, 42वें 1976 के द्वारा 10 जोड़े गए थे। और ये 11 वर्तमान में है, 11वां 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। कब? 2002 में दोस्तों। क्यों, क्या जोड़ा गया था इसमें? कि मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके जो माता पिता होंगे या उनके जो संरक्षक होंगे उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक है,
74 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है। 75 है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य और 6 संघ को मान्यता दी गई थी? तो 7वां संवैधानिक संशोधन इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, हम लोग पॉलिटी की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। इसमें आया था 1953 में दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम, फजल अली आयोग भी इसको कहते हैं। ठीक है, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में आया था। कौन कौन से थे इसमें? फजल अली, हृदयनाथ कुजरू और के एम पडिक्कर थे इसके सदस्य दोस्तों। ठीक है, तो 1953 में आया था। इसने ये बताया था कि ये 4 प्रकार की श्रेणियों के राज्य हैं, ए बी सी डी, इनको कर दो समाप्त और केवल 2 प्रकार की श्रेणी बनाओ, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो कि वर्तमान में है। तो ये इससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 76 है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने चुनाव न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी? इसमें दोस्तों 19वां सही हो जाएगा, मतलब 19वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा ये चीजें कही गई थी। और 21वां संविधान संशोधन क्या था दोस्तों? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। ठीक है, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 15वीं, जो हमारे संविधान की 8 अनुसूची में 22 भाषाएं हैं ना, उसी में ये 15वां भाषा जोड़ा गया था, 15वीं भाषा। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, संस्कृत, ये शुरू में 14 भाषाएं थी। फिर 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, उसमें 15वां भाषा जोड़ी जाती है सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, इसमें 3 भाषा जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक से याद किया था हम लोगों ने, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, लेकिन का से कोंकणी है, का से कन्नड़ मत कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कन्नड़ कर दे, एग्जामिनर कर सकता है यहाँ पर खेल। ठीक है, उसके बाद 2171, फिर 92वां संविधान संशोधन आ जाता है। 92 संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको बॉडमास से भी आप याद कर सकते हैं, या बीडीएमएस जो मेडिकल का एग्जाम कराता है होता है, उससे भी आप याद कर सकते हैं, डेंटल वाला। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान देना है। 77 है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, संवैधानिक संशोधन और उनके प्रावधान दोस्तों। ठीक है, 10वां संवैधानिक संशोधन दा से 10 और दा से दादरा और नगर हवेली, तो पहले का 4 हो जाएगा दोस्तों और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन क्या था दोस्तों? 12वें संविधान संशोधन में 12वें संविधान संशोधन में गोवा, दमन दीव और भारत को संघ में शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद 13वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा और विशेष प्रावधान दिया गया था। ठीक, फिर 14वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। 10, 12, 13, 14 आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, 78 है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया विश्व के किस संविधान से प्रेरित की गई है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, कनाडा से संघीय प्रणाली ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची व संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई है, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और विधि का शासन कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि की सम्यक प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। ठीक है, 79 है अनुच्छेद 368 के संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो संविधान संशोधन भाग 20 में है दोस्तों। ठीक है, भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायत है, 9 में क्या है? नगर पालिका है, 9 में क्या है? सहकारी समितियां। भाग 6 में क्या है? राज्य है। और भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, और भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य का संबंध है दोस्तों, है कि नहीं? 5, 6, 11 याद करने में हालत खराब हो जाती, कितना आसानी से याद हो गया, है कि नहीं? ये हो गया। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में नगर पालिका होगी, नगर पंचायत हो गई, और सहकारी समितियां हो गई। ये भाग 10 है, सॉरी, भाग 10 में क्या था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन है। ठीक है, ये ध्यान देना है। 80 है निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की मुख्य विशेषता नहीं है? संघीय सरकार, जब भी संघ की बात आएगी केंद्र और राज्य आ जाएंगे दोस्तों, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी में। दोहरी सरकार होगी, सही बात है। एक लिखित संविधान होना चाहिए, ये भी सही है। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, ये भी सही है। संविधान कठोर या लचीला हो सकता है, संविधान कठोर या लचीला नहीं हो सकता, लचीला नहीं हो सकता है, संविधान कठोर होगा दोस्तों, तो यही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 81 निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघ कहा? देखिए, अर्ध संघ कहा, इनके नाम में आधा है, केसी वियर नहीं कहा है। ठीक है, जब भी भारतीय संघ को अर्ध संघ कहा जाएगा तो वियर आ जाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
थ्योरी में भी इसको पढ़ा चुके हैं। और देखिए भारतीय संघ से संबंधित 4 लोगों के कथन याद रखने हैं। कौन कौन से हो गए? एसी वियर हो गए, मॉरिस जोन्स, ये देखिए सा इधर आ रहा है, मा इधर आ रहा है, तो सम आ गया। क्या आ गया? सम। तो इन्होंने क्या कहा है? समझौते वाला संघ कहा है। ठीक है, ये हो गया। आइवर जेनिंग्स आ गए, जेनिंग्स आ गए, इन्होंने भारतीय संविधान को, भारतीय संघीय व्यवस्था को शक्तिशाली केंद्र वाला संघ कहा है। ठीक है, ये हो गया। अब एक आ जाते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने दोस्तों सहकारी संघवाद कहा है भारत को। ठीक है, सहकारी संघवाद कहा है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, 82 आ जाता है निम्नलिखित में से अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 245 255 ये विधायी संबंध है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध 245 से 255। और देख केंद्र अनुच्छेद 5, अरे भाग 5, राज्य भाग 6, दोनों को जोड़ दिए भाग 11। और ये किसमें है? 245 से 255 भाग 11 में है। तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध भाग 11 में है, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध भाग 11 में है। ये किस अनुच्छेद से है? 256 से 263 तक दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। और केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध, वित्तीय, क्योंकि वित्त संपत्तिवाद और संविधान किस भाग में है? भाग 12 में है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये अनुच्छेद 264 से 293 तक है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और राज्यपाल की शक्ति ये तो होगा नहीं इसमें। ठीक है, 83 है राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों स्वायत्त जिलों को शासन को कुछ शक्तियां दी हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस श्रेणी में नहीं आता है? तो असम नहीं आता है। असम का जो कार्यभार देखता है वो राज्यपाल देखता है, और शेष इन तीनों के कौन देखता है? राष्ट्रपति देखता है। ठीक है, 84 है वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सही स्टेटमेंट है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखाता है। अनुच्छेद 281 में ये चीज कही गई है, तो ये भी सही है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। 85 आ जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार प्रदान किया गया, तब बिल्कुल सही बात है। यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्था के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। ये भी सही स्टेटमेंट है, तो दोनों सही हो जाएगा। जो मानवाधिकार है दोस्तों वो 1, 5, 7 मतलब 7, 5, 12 एक 13 सदस्यीय आयोग है दोस्तों। ठीक है, 86 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करेगा, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की राष्ट्रपति करता है। 87 है निम्नलिखित में से राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। और संघ का जो चुनाव आयुक्त होता है उसको कौन करता है? उसको राष्ट्रपति करता है। 88 हो जाएगा निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए संघ कार्यपालिका से संबंधित भाग 5 है दोस्तों। अब इसी भाग 5 में 5 अध्याय हैं। देखिए 52 से 78 तक आ जाता है। 52 से 78 तक तो दोस्तों एक भाग है। 52 से 78 तक क्या है? कार्यपालिका है। ठीक है, उसके बाद 79 से दोस्तों 122 तक क्या आ जाता है? संसद आ जाती है, विधायिका आ जाती है। ये कार्यपालिका आ गई, ये विधायिका आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद 123 में क्या आ जाता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 124 से क्या आ जाता है? 147 तक क्या आ जाता है? न्यायालय आ जाता है। उच्चतम न्यायालय मतलब न्यायपालिका आ जाती है। मतलब पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका आ जाती है। उसके बाद 148 से 151 तक क्या आ जाता है दोस्तों? कैग आ जाता है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। 89 में निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? अब देखिए संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है, अभी ऊपर देख चुके हैं, यही चीज बता चुके हैं। राष्ट्रपति है 52 से 62 तक, उपराष्ट्रपति है 63 से 72 तक। भारत का अटॉर्नी जनरल आ जाता है अनुच्छेद 76 में आ जाता है। ठीक है, ये भी है। संघ लोक सेवा का अध्यक्ष नहीं है दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 90 है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये भी है। वह राज्यसभा का सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, ये नहीं है दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये होना चाहिए। उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होता, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, 91 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। जिस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर जरूरी होते हैं, और उसको 14 दिन पहले सूचना देना भी आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, 92 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है? युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, आंतरिक अशांति नहीं है दोस्तों। आंतरिक अशांति पहले था, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, 93 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है?
तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 देता है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, अनुच्छेद 111 में कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति है। अगर कोई विधेयक पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उसको अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ये है। और अनुच्छेद 117 में एक वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 94 में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया? तो अनुच्छेद 38वां संविधान संशोधन 1975 है दोस्तों, ठीक है। फिर इसको 44वें संविधान संशोधन के दायरे में फिर से ले आया गया, मतलब मोरारजी देसाई की सरकार, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार में जितनी तानाशाहियां की गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार ने लगभग सबको पुनः वापस कर दिया दोस्तों, ये चीज ध्यान देना है। 95 चुनाव आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है, सही स्टेटमेंट है। आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान देना है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाता है पद से, ठीक है। यहां पर महाभियोग के माध्यम से उनको पद से हटाया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को, और अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुशंसा पर हटाया जाता है, ठीक है। और ये 1+2 सदस्य होते हैं, लेकिन सभी का समान अधिकार होता है कोई भी निर्णय लेना हो। ये नहीं कि केवल अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह रहे हैं तो वही होगा, अगर ये दोनों मिल गए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुछ नहीं कर सकते उस निर्णय में, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुमत से निर्णय होगा, ठीक। 96 है, भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारतीय संविधान द्वारा गठित एक स्थायी और स्वायत्त निकाय है, सही बात है, अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक है। वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त अभी ऊपर बताए, ये सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 97 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगाया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 355 में क्या दिया गया? संघ का कर्तव्य है कि वो राज्य के भीतर सुरक्षा व्यवस्था देखेगा और बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करेगा दोस्तों। अनुच्छेद 352 में है आपातकाल है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक अनुच्छेद 365 आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 365 के तहत ये देखा जाता है कि किसी राज्य की कानून व्यवस्था, किसी राज्य का शासन प्रशासन संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं। यदि वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राज्यपाल यह मान लेगा कि उस राज्य की कानून व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है और राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान देना है। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराज्य परिषद की स्थापना का अधिकार देता है? तो अंतरराज्य परिषद अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 262 में क्या है? नदी जल विवाद के संबंध में आयोग का गठन करना है, ठीक है। 99 है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में कथन बताना है। अनुच्छेद 148 से 151 है ये। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय विधायी कार्यवाही द्वारा बनाया गया था और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये गलत बात है। संविधान में तो इसका उल्लेख हो गया 148 से 151, है कि नहीं। कैग भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक होता है, ये सही स्टेटमेंट है। तो 99 का केवल बी दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। तो वह है दोस्तों, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं, सही स्टेटमेंट है। पंचायत राज की प्रारंभिक विफलता को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति ने 1977 में 2 स्तरीय शासन योजना का प्रस्ताव रखा, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन सा सही है दोस्तों? दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। इनका जो कार्यकाल है पंचायतों का, अनुच्छेद 243 के ई के तहत प्रावधान किया गया है, 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। और बताया गया है कि मतलब कार्यकाल समाप्त होने के, पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने पहले चुनाव कराया जाएगा। और यदि उसके पहले कोई पंचायत विघटित हो जाती है तो शेष कार्य के लिए चुनाव होगा। लेकिन अगर उस समय विघटित होती है जब नया चुनाव कराने के लिए केवल 6 महीने का समय बचा हो तो पूरे 5 साल के लिए चुनाव होता है वो, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। 101वां है, स्थानीय निकाय के वित्त संबंध के बारे में बताना है। अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, जो वित्त आयोग है स्थानीय मतलब पंचायतों के संबंध में अनुच्छेद 243 आई और वाई है। आई पंचायतों के लिए वित्त आयोग है, वाई नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग है, ठीक है। प्रत्येक पंचायत केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर अनुदान सहायता प्राप्त कर सकता है, गलत है, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर, ठीक है, ये ध्यान देना है क्योंकि स्थानीय निकाय की बात हो रही है, ठीक है। निर्दिष्ट या साझा राजस्व वह है, साझा राजस्व वह है जो राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है लेकिन स्थानीय निकायों के साथ स्थानांतरित किया जाता है, वही तो साझा निकाय हो जाएगा, सही स्टेटमेंट है। तो केवल और केवल 2 इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
102 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, 1957 में है दोस्तों। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर आता है दोस्तों, आगरा, मथुरा, मेरठ की साइड आता है। ये कल की क्लास में हम लोग भूगोल की क्लास में विद मैपिंग सब कुछ देख चुके हैं। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों लखीमपुर खीरी में आ जाता है, और हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा है कि नहीं, यहाँ सब आ जाता है। ठीक, 103वां निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल है? मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में है। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। भारत सरकार और एक या अधिक राज्य के बीच विवाद आता है इसमें। संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में विवाद इसमें नहीं आता है ये। ठीक है, अनुच्छेद 131 में कुछ 3-4 चीजें निहित हैं, वही केवल आती हैं। भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद ये भी नहीं आता है। 2 राज्यों के बीच विवाद या अधिक राज्यों के बीच विवाद ये आता है इसमें, तो 1 और 4 इसमें केवल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। ठीक है, 104 है भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? राज्यसभा को दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा को केवल 249 हमको याद रखना, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 67 याद रखना है। ठीक है, ये बस मतलब राज्यसभा को इन तीनों के संबंध में लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, अब देखते हैं, किसी राज्य में मौजूदा क्षेत्र को बदलना और किसी राज्य का नाम बदलना लोकसभा का अधिकार इसका नहीं है पूरा। संसद को राज्य सूची के कानून बनाने, संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव पारित करना, यही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, संसद को राज्य सूची के संबंध में कानून बनाना अनुच्छेद 249 में आ जाता है, और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना अनुच्छेद 312 में आ जाता है, और 67 में आ जाता है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तुत करेगा। सबसे पहले राज्यसभा का जो साधारण बहुमत होगा, राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, और लोकसभा की सहमति केवल अनिवार्य होगी दोस्तों। ये हम लोग उपराष्ट्रपति में पढ़ चुके हैं बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये ध्यान देना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही प्रदान करता है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना और सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को पेंशन का निर्धारण, राज्यसभा का कोई इसमें विशेष अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग के कार्य का निर्धारण करना तथा चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना, इसमें भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। केवल और केवल विशेष अधिकार अनुच्छेद 249, 312 और 67 में दिया गया। उपराष्ट्र मतलब राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है। बस केवल 3 अनुच्छेद ध्यान देना है, 249, 312, 67। इस संबंध में कोई क्वेश्चन आएगा, कभी नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम दे ली। ठीक है, 105 है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान से संबंधित? स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायाधीशों का कार्यकाल की सुरक्षा, अगर न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। भारत की संचित निधि सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्च का वहन करती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी है। अवमानना अनुच्छेद 129 में है और 215 में है दोस्तों। 129 में है जो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना, 215 में उच्च न्यायालय की अवमानना। ठीक, 106 में है निम्नलिखित में से कौन सी मूल संविधान की विशेषता नहीं थी? मूल अधिकार मूल संविधान में था, मौलिक कर्तव्य नहीं था दोस्तों, यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं था, यही इसका आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसमें 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन कुल 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक, ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। और नीति निदेशक तत्व थे, एकल नागरिकता थी पहले से। 107वां है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग किस प्रावधान बताना है? ये भाग 4 है दोस्तों। भाग 4 में क्या बताया गया है? भाग 4 क्या है? अच्छा, ये मिलान करना कौन सा? राज्य के नीति निदेशक तत्व तो सही है, कह रहा नहीं है। भाग 9A सहकारी समितियां नहीं है। 9 क्या है? 9 पंचायत है। 9A 9 का नगर पालिका है। ये सहकारी समितियां 9 खा है। ठीक है, 2 नागरिकता है, 18 आपातकालीन प्रावधान, ये सही है, तो इसका यही सुमेलित नहीं है। ठीक, 108वां निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। त्रिस्तरीय सरकार है, मतलब केंद्र में, राज्य में और स्थानीय स्तर पर। ठीक, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है अनुच्छेद 326 में। वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में। उपयुक्त सभी हो गया। ठीक है, 109 निम्नलिखित में से कौन कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है? राज्य सरकार को सलाह महाधिवक्ता देता है अनुच्छेद 165 में, और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों अनुच्छेद 324 में है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में। ठीक है, अनुच्छेद 110 क्वेश्चन 110 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य हुए बिना संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? महान्यायवादी वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कौन है? महान्यायवादी हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 88 के तहत। ठीक है, 111वां है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1917 में इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, 112वां है, निम्नलिखित में से किसने 30 जनवरी को राम भाऊ महालग्नि प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो शेरपा अमिताभ कांत ने किया था। ठीक है, 113वां है, बायो एशिया 2023 के लिए हाल ही में किसे भागीदार देश के रूप में नामित किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, 114 है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों इसके बारे में कितनी चीजें बता चुके, कल भी बता चुके और पहले भी बता चुके। तो ये 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन होता है ईरान में। ठीक है, तो वहां से जो है आर्द्रभूमि का कॉन्सेप्ट आता है और हम लोग देखते हैं 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आता है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसे आर्द्रभूमियां शामिल की जाती है जो विकास या जो प्रदूषण के कारण जो है या नगरीकरण के द्वारा प्रदूषित हो गई है या खतरे में है, ऐसी आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। और भारत के पहले 3 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल थे। कौन कौन से? चिल्का झील थी, केवलादेव घाना था और लोकटक झील थी। चिल्का झील जो दोस्तों अब उस सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि चिल्का झील जो है अब उसको पुनरुद्धार कर लिया गया है चिल्का झील का। ठीक है, उसको अच्छे से कर लिया गया है। ठीक, और लोकटक झील और केवलादेव घाना अभी भी उसमें शामिल है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसको ये जो है लागू कब किया गया था? 1975 में लागू किया गया था। और 1975 में भी साइट्स नामक मतलब साइट्स भी 1975 में लागू किया गया था, आया था 1975 में। ठीक है, क्या है इसका? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना दोस्तों। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है। और बाकी इसके बारे में और सारी चीजें हम लोग पहले भी बता चुके हैं, मतलब पिक्कल की क्लास में, ज्योग्राफी की क्लास में बताए हैं दोस्तों। ठीक है, 115 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया। खजुराहो मतलब खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, 116 है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष तक हेरिटेज रूट्स पर चलेगी? तो दिसंबर 2023 तक हरियाणा में चलने वाली है। ठीक है, चलने वाली थी। 117 है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कश्मीर फाइल्स को मिला था, यह सत्य स्टेटमेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए मिला था, यह भी सही बात है। कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार रेखा को दिया गया था, यह भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार एस राजामौली को नहीं दिया गया था दोस्तों, यह दिया गया था आर बाल्की चुप के द्वारा दिया गया। ठीक, आर बाल्की चुप के द्वारा दिया गया था, तो यही गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 118वां है, हाल ही में किसने देवघर झारखंड में इफ्को नैनो यूरिया ताल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है दोस्तों? तो अमित शाह ने रखी है। ठीक है, 119 है, हाल ही में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री ल्यूमिनस किस राज्य में बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड में बनाई जाएगी। ठीक है, 120 है, 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 121वां, हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत ए से आयुर्वेद है, किसने की? तो आयुष मंत्रालय ने की है। ठीक है, 122वां है दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व बचत 68,511.65 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है, यह सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4% है, यह गलत है, 3.4% है दोस्तों। ठीक है, यह ध्यान देना, दूसरा गलत हो गया, तो सही बताना है, तो केवल एक इसका सही हो जाएगा। ठीक, 123वां है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 प्रदेश के कितने शहरों के लिए मेट्रो परियोजना संचालन का प्रस्ताव जारी किया गया है? वाराणसी में है, आगरा में है, कानपुर में है, गोरखपुर में, बरेली में नहीं है दोस्तों, तो 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, 124वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? झांसी लिंक एक्सप्रेसवे 235 करोड़ सही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 550 करोड़, ये भी सही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 200 करोड़ दोस्तों, ये भी सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 125 से उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु कितने धनराशि का प्रावधान किया गया था? 631.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
126 है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा कहां प्रारंभ किया गया, तो ये गोवा में प्रारंभ किया गया है। ठीक है। 127 है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है, तो 2030 तक 15% किए जाने का लक्ष्य है। और वर्तमान में कितना है दोस्तों, 9.23% है। मतलब 9 तो है ही और 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 आ जाएगा, है कि नहीं। और ये हो गया। और पूरे भारत में कितना है, 21.71% नहीं है, 2171 है। इसी में 2 + 91 जोड़ देंगे, 2 9 7 16 2 3 1 4 और 2 ए 2, 24.62% पूरे भारत में जो है वन आवरण और वृक्षावरण का प्रतिशत है दोस्तों। ठीक है। और पूरे भारत में होना कितना चाहिए, 33% होना चाहिए। और ये 33% किसने बनाया था, 1988 में राष्ट्रीय वन नीति ने बताया था कि 33% कम से कम वृक्षावरण और वनावरण होना चाहिए। 1/8 इस 3 को संबोधित कर रहा है, 1/8 इस 3 को संबोधित कर रहा है दोस्तों, है कि नहीं। और ये 21 71 92 हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन। इस तरीके से रिलेट कर लेंगे तो कोई चीज कभी नहीं भूलेगी आपको। ठीक, तो हर चीज याद हो जाएगी। 128वां, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीनी सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की कितनी नई बटालियन की गठन की मंजूरी दी है, तो 7 नई बटालियन की मंजूरी दी है दोस्तों। आईटीबीपी का जो गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। और ये भारत और चीन की सीमा की सुरक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। जब इसको शुरुआत में लागू किया गया था, तो जब इसकी शुरुआत में स्थापना की गई थी, तो काराकोरम दर्रे से लेकर के मानानीत लिपुलेख दर्रे तक इसका था। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड तक इसको संरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। लेकिन फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश तक भी इसको संरक्षित करने का दायित्व दे दिया गया। तो वर्तमान में जो भारत और चीन की सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर लंबी है। तो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा कौन करती है, आईटीबीपी करती है। वर्तमान में दोस्तों इसमें कुल मिला के 60 बटालियन है। अभी मतलब 7 बटालियन और आ गए हैं, तो 60 बटालियन वर्तमान में इसमें हो गए हैं दोस्तों। ठीक है। और ये सीएपीएफ के अंतर्गत आती है। सीएपीएफ दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। सीएपीएफ के अंतर्गत दोस्तों 7 प्रकार की सुरक्षा सेनाएं आती हैं, जिसमें से बीएसएफ हो जाता है, असम राइफल्स हो जाता है कि नहीं। बीएसएफ, असम राइफल्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सब चीजें आ जाती हैं दोस्तों। ठीक है। अब 129वां देखते हैं, हाल ही में दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा किस बैंक ने की है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया दोस्तों। ठीक है। 130वां, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किन स्थान पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इफ्को IFCO मतलब इफ्को ये भी लिखा है कि नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो गोरखपुर में, आंवला में, गोरखपुर में नहीं किया दोस्तों, आंवला में किया है और फूलपुर में किया है दोस्तों। ठीक है। तो 2 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। 131वां है, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। दी गई श्रृंखला में गलत पद बताना है। ये 266 है, ये 234 है। 66 में से 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है। और इसमें से 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें से 28 घटाएंगे, 28 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। और फिर इसमें से अगर आप 26 घटाएंगे तो ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 150 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो 145 इसका गलत लिखा हुआ है। ठीक। 132 में जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1190 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसका आंसर शीट हम पूरा प्रोवाइड करा देंगे पूरा। 133 है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 141 आ जाएगा आंसर। ठीक है। 134 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 8 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक। ऐसे है, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, यहाँ पर त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या ये दोनों ऐसे हो जाएगी। तो 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। 135वां है, वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 398, 436 और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11, 15 शेष बचेगा। तो वो सबसे बड़ी संख्या मतलब HCF क्या होगा, इसमें HCF दोस्तों 17 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका अंतर लेंगे और इसका 436 और इसका अंतर लेंगे, मतलब सॉरी अंतर नहीं लेंगे, पहले 7 को घटाएंगे, इसमें से 7 घटाएंगे, इसमें से 11 घटाएंगे और इसमें से 15 घटाएंगे, फिर उन दोनों का अंतर लेंगे और फिर उसमें हाईएस्ट मैक्सिमम कॉमन नंबर देखेंगे तो 17 आएगा दोस्तों। इस तरीके से करेंगे। 136 से 5, 15, 20 का एलसीएम और HCF, 5, 15, 20 का एलसीएम 60 हो जाता है और HCF 5 हो जाता है, तो दोनों का अनुपात 12:1 हो जाता है। ठीक है। 137 से निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और कीमतों के अनुसार सही कालक्रमिक उत्तर चुने। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, सबसे सस्ता इसमें रेत हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों लोहा होगा, फिर उसके बाद तांबा होगा, फिर उसके बाद चांदी होगा, फिर सोना होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक।
138 है, यदि किताबें को घड़ी कहा जाता है, घड़ी को बैग कहा जाता है, बैग को शब्दकोश कहा जाता है और शब्दकोश को खिड़की कहा जाता है, तो किताबें ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो शब्दकोश का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 139 है, कैलाश का मुख उत्तर की ओर है, वह अपने दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ता है 55 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है 40 मीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में है दोस्तों। ठीक है। 140 हो जाएगा, जी एच से मोटा है, जी जो है एच से मोटा है, लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, एम जितना मोटा नहीं है, क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, क्यू भी एम जितना मोटा नहीं, मतलब क्यू यहां आ जाएगा कहीं। तो समूह में सबसे दुबला व्यक्ति कौन है? तो निश्चित रूप से एच कहा जा सकता है। ठीक है। तो क्यू नहीं होगा क्योंकि क्यू के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी गई है, तो इसका एच हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 140 क्वेश्चन विद फुल डिटेलिंग के साथ चारों ऑप्शन को कवर करते हुए, उम्मीद करते हैं इसमें पूरी पॉलिटी कवर हो गई होगी। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसका आंसर हम पीडीएफ में अपने जीएस वाले भैया टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी प्रकार की कोई कमी नजर आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस पर तुरंत काम किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।